चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। ये जो हमारी बिजनेस एंटिटी है, जो इन्वायरमेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में उसको किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द कैपेसिटी टू मॉनिटर एंड मेक सेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट इफ दे आर रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। कहते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए मॉनिटर करने की और मेक सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट, अगर इफ दे आर रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, ठीक है ना। कहते हैं दे मस्ट आइडेंटिफाई एंड अटेंड टू दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड फीचर्स दोज और दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू द गोल्स अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस। कहते हैं एक बिजनेस एंटिटी को जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और इश्यूज होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ क्लोजली रिलेट करते हैं, उन इश्यूज के ऊपर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए, सही तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। मतलब जिन कुछ इन्वायरमेंट के इशू ऐसे होते हैं, इन्वायरमेंटल इशू ऐसे होते हैं जो हमारे क्या है बिजनेस के गोल को, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को, स्ट्रेटजी को क्या है पूरा करने में सेंध लगा सकते हैं, रुकावट लगा सकते हैं, ठीक है, रुकावट डाल सकते हैं। कहते हैं उन इश्यूज को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है जी। मोरओवर दे मस्ट हैव द इंटरनल कैपेसिटी टू डेवलप इफेक्टिव रिस्पॉन्स। कहते हैं उनके पास एक अच्छे तरीके, एक इंटरनल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या कर सके, डेवलप कर सकें, ठीक है ना। एक सही तरीके से, एक इफेक्टिव वे से रिस्पॉन्ड कर पाएँ चेंजेस को, ठीक है ना। उनका जो इंटरनल सिस्टम होना चाहिए, इंटरनल कैपेसिटी होना चाहिए और इस तरीके से इफेक्टिव होना चाहिए कि वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएँ किस चीज़ को, चेंजेस को, ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं। कहते हैं 3 क्लासेस हैं रिस्पॉन्सेज के, 3 तरीके से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्ड करती है इन्वायरमेंट को, ठीक है जी। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स कहते हैं द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट आर एडमिनिस्ट्रेटिव। सबसे जो कॉमन हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स ही है। दीज इंक्लूड्स द फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। इसमें क्या आ जाता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसका क्रिएशन करना और उसकी क्या करना, क्लैरिफिकेशन करना। अगर एग्जिस्टिंग बना हुआ है, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करी हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगर नहीं बना हुआ तो बना रहे हैं, ठीक है, चेंजेस को देखते हुए, ठीक है जी। द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड बजट्स और क्रिएशन ऑफ स्कैनिंग यूनिट्स। दीज रिस्पॉन्सेज can either proactive or reactive and are aimed at defining the organization purpose and key task in relation to the relationship to the particular environments। अब देखिए प्रोएक्टिव और रिएक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है। प्रोएक्टिव एक रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि अभी हमें भनक लगी है, हमें एक चांसेस हमें लगता है, एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये एनवायरनमेंट में चेंजेस हो सकती हैं, तो हम उस एक्सपेक्टेड चेंजेस को देखते हुए हम क्या करते हैं, उसको एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट इज प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। ये एक इवेंट, एक सिचुएशन अराइज नहीं हुई, एक इवेंट अक्कर नहीं हुआ, सिचुएशन अराइज नहीं हुई, उससे पहले ही, उसकी हैपनिंग से पहले ही, उसकी अकरेंस से पहले ही हम उस अपने बिजनेस एंटिटी को क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की जो एक्सपेक्टेड चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। दैट इज प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है जी। एक अब देखिए जरूरी नहीं होता ना ठोकर खा के ही अकल सीखनी है, ठीक है ना। अब जरूरी थोड़ी ना एक बारी फेल होके ही आपको देखना है कि हाँ पढ़ाई यार मुझे अच्छे तरीके से करनी है। तो पहले ही हम लोग अच्छे तरीके से प्लानिंग करके, सही ढंग से रिवीजन करके, बार बार रिवाइज करके, सब कुछ सोच समझ के ही एग्ज़ाम में पहली बार क्यों ना बैठें, जरूर फेल होके ही अकल सीखनी है, ठीक है ना। अब आप लोग सही समय पर तैयारी कर रहे हो,
ठीक है, सही समय पर प्रिपरेशन कर रहे हो, सही समय पर टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, ये क्या है, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स है। एक होता है रिएक्टिव, जब कोई इवेंट की कोई कंडीशन हैपनिंग हो गई है, अकरेंस हो गई है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है जी, पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, दूसरा क्या है, कंपिटिटिव रिस्पॉन्स। कंपिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट टिपिकली आर एसोसिएटेड विद फॉर प्रॉफिट फर्म्स। ठीक है, कहते हैं मेनली जो टिपिकली होते हैं वो किसके लिए, प्रॉफिट के लिए होते हैं, पर ये खाली कहते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्लाई होते हैं और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अप्लाई होते हैं। कौन से, कंपिटिटिव रिस्पॉन्स जो हैं। कहते हैं सच एक्शन सीक्स टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बाय एस्टैब्लिशिंग ए कंपिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स राइवल्स। क्या है, कहते हैं यहाँ पर हम लोग जो एक्शन लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बाय एस्टैब्लिशिंग ए कंपिटिटिव एडवांटेज। इससे क्या होता है, जो हम ये जो रिस्पॉन्स कंपिटिटिव रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे कंपिटिटर के अगेंस्ट हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी पोजीशन है, एक्चुअल मार्केट शेयर है, वो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। तो सस्टेन द कंपिटिटिव एडवांटेज, कहते लगातार कंपिटिटिव एडवांटेज बनाए रखने के लिए, लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल मस्ट अचीव एन एक्सटर्नल पोजीशन विज देयर कंपिटिटर्स और परफॉर्म इंटरनली इन वेज आर यूनिक, वैल्यूएबल एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट। कहते हैं उनको ऐसा काम करना चाहिए, मतलब क्या है, अगर आप हर समय मार्केट में टॉप पोजीशन पर रहना चाहते हो तो आपको ऐसा काम करना होगा, इस तरीके से पॉलिसी बनानी होगी, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, अपने प्रोडक्ट की पॉलिसी बनानी होगी, जो क्या है, कॉपी करना बड़ा मुश्किल हो, और एक जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल यूनिक हो, हटके हो, वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट हो आपका। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ओवर योर कंपिटिटर। ठीक है ना, आपके कंपिटिटर के अगेंस्ट आपको हमेशा एक कंसिस्टेंट क्या मिलेगा, कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ठीक है जी, ये था हमारा पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, दूसरा कंपिटिटिव रिस्पॉन्स, तीसरा है बच्चों कलेक्टिव रिस्पॉन्स। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है, अब देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग इंडिविजुअली कुछ नहीं कर पाते, तो हमें क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एनवायरनमेंट को क्या है, हैंडल करना पड़ता है, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, किसी यूनियन के साथ, किसी कार्टेल के साथ, कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन कैन कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल डिपेंडेंस एंड अनसर्टेनिटी थ्रू इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, कि भाई अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम क्या है, एनवायरमेंटल इशू को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स help control interdependency amongst the organization and include such method as bargaining, contracting, co-opting and creating the joint venture and federation, strategic alliance and consortia होती पार्टनरशिप। ठीक है ना, मतलब क्या कहते हैं, कुल मिला के यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स है क्या, जब इंडिविजुअली एक एनवायरमेंटल इशू का जवाब नहीं दिया जा सकता तो हम क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, कार्टेल के साथ मिलकर, यूनियन के साथ मिलकर कलेक्टिव रिस्पॉन्स करते हैं। कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स क्या मदद करता है, इंटरडिपेंडेंसी को कंट्रोल करने में मदद करता है सभी ऑर्गेनाइजेशंस की, और इंक्लूड सच मेथड एज बार्गेनिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, को-ऑप्टिंग एंड क्रिएटिंग ज्वाइंट वेंचर्स, फेडरेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने में मदद करता है और पार्टनरशिप वगैरह में। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जो बार्गेनिंग पावर है कस्टमर की वो कम कर दी जाती है, हो जाती है। ठीक है, आपस में क्या किया, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर ली। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास लेबर है पर टेक्नोलॉजी नहीं है,
दूसरी कंपनी है जिसने क्या किया, टेक्नोलॉजी क्या की, दूसरी कंपनी से स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया, ठीक है। रादर देन अपना खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने से उन्होंने अच्छा स्ट्रेटेजिक अलायंस करना ज़्यादा अच्छा समझा, ठीक है ना। तो रियलिटी बाइट में आते हैं, ठीक है, इससे आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। कहते हैं फार्मास्यूटिकल फर्म्स आर फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस टू डिस्ट्रीब्यूट नॉन कंपीटिंग मेडिकेशन and avoid high cost of establishing the sales organization. Firms from the different countries are forming joint venture to overcome restrictive trade barriers, and high technology firms are forming research consortia to undertake significant and costly research and development. ठीक है ना। कहते हैं उन्होंने क्या किया, फार्मास्यूटिकल फर्म्स आर फॉर्मिंग, वो फार्मास्यूटिकल फर्म्स ने क्या किया, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया आपस में, इसलिए टू डिस्ट्रीब्यूट नॉन कंपीटिंग मेडिकेशन एंड अवॉइड हाई कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फर्म्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज आर फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर, डिफरेंट कंट्रीज की जो फर्म्स थी उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट वेंचर्स बना ली, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड बैरियर को ओवरकम करने के लिए, जो ट्रेड बैरियर्स थी उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जॉइंट वेंचर्स बना ली, ठीक है। और हाई टेक्नोलॉजी फर्म्स आर फॉर्मिंग रिसर्च पार्टनरशिप, उन्होंने क्या किया, रिसर्च जो सबसे आपको पता है जो महंगी कॉस्ट होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होती है, तो उन्होंने क्या किया, आपस में अलायंस कर लिया, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अपना पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो एक पिज़्ज़ा कंपनी ने, ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया किसके साथ, कोक के साथ। ये किस लिए, जिससे क्या हुआ, जो कंपिटिटिव था, कंपटीशन था उनको, उनका ना ही पिज़्ज़ा वालों का कोक वालों के साथ नहीं था, ठीक है, और कोक वालों का पिज़्ज़ा वाले के साथ कोई कंपटीशन नहीं था, ठीक है। उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया जिससे क्या उनका बिजनेस और बढ़ गया, ठीक है जी। तो मतलब कुल मिला के 3 रिस्पॉन्सेज है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक कंपिटिटिव और तीसरा कलेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है जी। तो अब आते हैं, अब हमारा बहुत आसान से टॉपिक्स हैं थोड़ी सी, इसलिए जल्दी फटाफट होंगे हमारे। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस, अब कहते हैं इन्वायरमेंट के क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं बिजनेस के ऊपर, ठीक है जी। कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कंस्ट्रेंट्स आर लार्जली इफ नॉट टोटली, कहते हैं बेशक पूरे इन्फ्लुएंस ना करें, 100% जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो 100% किसी फर्म को इन्फ्लुएंस ना करें, पर एक बड़े लेवल पर, बड़े हाई परसेंटेज पर इन्फ्लुएंस करते हैं, ज़रूर करते हैं। कहते हैं एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड देयर मैनेजमेंट्स, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और हमारी बियॉन्ड से होते हैं, ठीक है जी। जो मैनेजमेंट ने सोचा होता है उससे बियॉन्ड होते हैं, इसलिए कहते हैं दीज आर असेंशली द गिवर्स विद इन विच द फर्म्स एंड द मैनेजमेंट मस्ट ऑपरेट इन ए स्पेसिफिक कंट्री एंड दे वेरी ऑफन ग्रेटली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है ना। आपको पता है जो इन्वायरमेंट है वो हर कंट्री का, हर रीजन का, हर स्टेट का बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए क्या है वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में, हर अलग अलग कंट्री में डिफर है। उनकी जो फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वो अलग अलग हैं, रीजन वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज। कहते हैं ऑल लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लिव्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल environment of human includes family, friends, peers, neighbors and society. It also includes man-made structure and building, furniture, अपना roads and physical infrastructure, ठीक है जी। कोई नई बात नहीं हुई अभी तक। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, बिजनेस, कहते हैं जैसे ह्यूमन बींग की अभी हमने बात करी कि हम लोग क्या है अपने दोस्तों में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया, हम लोग क्या है अपने दोस्तों में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, अपने परिवार में, अपने क्या है नेबर, पड़ोस में, अपना जो है सारे की ये सोसाइटी है हमारी, ठीक है। और मैन मेड स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, रोड्स हैं, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं। ऐसे ही बिजनेस जो है, कहते हैं बिजनेस ऑल्सो डज नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम, ठीक है ना।
कहते हैं बिजनेस फंक्शन विद इन ए होल गैम्बिट ऑफ रेलिवेंट एनवायरमेंट एंड हैव टू नेगोशिएट देयर वे थ्रू इट. द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस थ्राइव्स डिपेंड ऑन द मैनर इन विच दे इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट. ठीक है ना. किस कहते हैं द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस थ्राइव्स डिपेंड ऑन द मैनर इन विच इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरमेंट. ठीक है ना. किस तरीके से वो आगे बढ़ता है वो डिपेंड करता है वो बिजनेस के एनवायरमेंट के ऊपर कि वो किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है. ठीक है ना. किस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरमेंट को. टू बी सक्सेसफुल बिजनेस हैज़ टू नॉट ओनली रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. कहते हैं अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज है ना वो खाली सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं करता. ठीक है ना. एक सक्सेसफुल जो स्टूडेंट होता है वो खाली रिकॉग्नाइज नहीं करता खाली कि भाई मुझे अच्छे मार्क्स लेने के लिए ये गलतियां नहीं करनी है. सिर्फ वो रिकॉग्नाइज नहीं करता उनके ऊपर काम भी करता है. एक ऐसे ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं करता कि मुझे इन्वायरमेंटल के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को खाली रिकॉग्नाइज नहीं करता, खाली उनके ऊपर काम भी करता है. बट ऑल्सो रिस्पेक्ट, अडेप्ट टू, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस है. ठीक है ना. उनको अडेप्ट करता है, उनको एक्सेप्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है जी. द बिजनेस मस्ट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एंड अडेप्ट टू द एनवायरमेंट इफ इज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर. कहते हैं अगर वो सर्वाइव करना चाहता है, बढ़ना चाहता है तो वो क्या है उसको रिस्पेक्ट, इज्जत देनी होगी इन्वायरमेंटल चेंजेस को. ठीक है. और उसको एक्सेप्ट करना होगा. ए सक्सेसफुल बिजनेस हैज़ टू आइडेंटिफाई, पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, अप्रेज करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जो भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड हैं. ठीक है जी. बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान, मज़ेदार केस स्टडी दी गई है, सिचुएशन दी गई है कैडबरी की. ठीक है जी. कहते कैडबरी कंपनी को इनकी चॉकलेट्स के रिगार्डिंग बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि इनकी चॉकलेट कुछ साल पहले कि इनकी चॉकलेट में क्या है, कुछ कीड़े वगैरह हैं. ठीक है जी. फिर क्या हुआ, कहते क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिकम क्वेश्चनेबल. जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो शक के दायरे में आ गई कि क्वालिटी, इसका मतलब लगता है इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी है. प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्वालिटी है वो घटिया है. उसकी वजह से सेल जो है बहुत ज़्यादा गिर गई. रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या किया, प्रोब के ऑर्डर दे दिए, जांच के ऑर्डर दे दिए. ठीक है ना. जैसे आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैगी के साथ ऐसा हुआ था. ठीक है जी. मैगी के साथ वो ऐसा हुआ था. मैगी के साथ तो आपको पता है पॉलिटिक्स हुई थी. ठीक है. पहले अगर आपको रियलिटी पता है, पहले जो क्या था, लेड की मात्रा जो एक्चुअल में जो जांच में पाया गया था वो कम थी, पर वो पतंजलि के आटा नूडल को खड़ा करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए मैगी की बैंड बजाई गई. ठीक है जी. फिर बाद में 1-1.5 महीने बाद अब उनकी जितनी प्रोडक्शन थी सारी की सारी क्या कर दी गई, जलवा दी गई, खराब, ऑब्सोलीट करवा दी गई. ठीक है. जिसकी वजह से मैगी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ. ठीक है. फिर वही सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ उन्होंने वही लेड की मात्रा, उल्टा बाद में कहते ज़्यादा थी पर फिर भी वो पास हो गया. ठीक है. वो सैंपल पास हो गए. ठीक है जी. अब एक्चुअल में उस केस में हुआ क्या, ठीक है, कि एक्चुअल में जो रियलिटी है जो मैं आपको वो बता रहा हूँ वो कि उन्होंने पास करना था. ठीक है ना. किस तरीके से पतंजलि को आगे मार्केट में स्टैंड ओवर करना था, मार्केट में अच्छी सिचुएशन में पहुंचाना था. ठीक है ना. अब कैडबरी के साथ क्या हुआ, कहते प्रॉब्लम आई कि भाई क्वालिटी इशू आए. ठीक है. और जांच के भी इशू आ गए अथॉरिटीज़ की तरफ से. ठीक है. उसकी वजह से जब मार्केट में हवा उड़ी तो उससे क्या हुआ, सेल भी बहुत ज़्यादा कम हो गई कैडबरी की. अब कैडबरी ने कैसे रिएक्ट किया इस इशू को, कैडबरी ने कहते फाइट बैक करके आई. उन्होंने अपनी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन
खुद चलाई घर पे, कहते हैं इन हाउस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन चलाई इस कोज को फाइंड करने के लिए एक्चुअल में ये कारण है क्या। हमारी तरह नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कह दिया कि नहीं आपकी हैंडराइटिंग गंदी है, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं सर मेरी पेपर में बहुत अच्छी होती है। एक स्टूडेंट था काफ़ी टाइम पहले मेरे पास, तो उसको उनकी हैंडराइटिंग लिमिट से ज़्यादा घटिया थी, लिमिट से ज़्यादा मतलब बेकार थी, बहुत पुअर। मैं उनको कहता था कि यार ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, एग्ज़ाम में बहुत बड़े लेवल पर आप फेल होगे, जितना मर्जी आप अच्छा लिखा हो, ठीक है, अगर को समझ भी तो आना चाहिए। वो डॉक्टरों से भी खतरनाक हैंडराइटिंग थी उनकी, बुरे तरीके से फेल हुए वो, बुरे तरीके से, मतलब 20% भी उनके एग्रीगेट नहीं बना होगा। वो क्लियर था रीज़न, क्योंकि वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे, अडेप्ट करना ही नहीं चाहते थे, जो एक्चुअल में वो रियलिटी है उसको फेस करना ही नहीं चाहते थे कि नहीं नहीं ठीक है जी सर मेरे पेपर में ठीक हो जाती है। अब एक्चुअल में आपको भी पता है अच्छे भले बंदे की भी हैंडराइटिंग पेपर में ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्पीड का इशू होता है। तो वो चौथा अजूबा थोड़ी ना था, 8वां अजूबा थोड़ी ना था कि उसकी पेपर में अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, आपको प्रॉब्लम अगर है तो उसको एक्सेप्ट करिए, उससे दूर मत भागिए, अगर भागोगे वो कल को क्या है आपको निगल जाएगी, ठीक है ना। तो कंपनी ने क्या किया, कैडबरी ने क्या किया, खुद का इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अपना एक सेंटर बना दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड पैकेजिंग इन द रिकॉर्ड 90 डेज इन द मार्केट, एक नया पैकेजिंग का अपना लेकर आए, कॉन्सेप्ट लेकर आए, ठीक है जी, 90 दिन के अंदर अंदर ही, ठीक है जी। क्रिएटेड ए स्पेशल वीजी कूलर, ये वीजी कूलर जो विजिबल कूलर होता है जो चॉकलेट रखने के लिए, चॉकलेट ख़राब ना हो, अलॉन्ग विद द वोल्टास टू कीप चॉकलेट इन गुड एंड हाइजीनिक कंडीशन टिल द लास्ट POP पॉइंट ऑफ परचेज दैट इज़ फाइनल कंज्यूमर, ठीक है ना। जब तक फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच नहीं जाती कंज्यूम होने के लिए, तब तक उन्होंने क्या किया, एयर कूलर का अरेंजमेंट किया गया, ठीक है, वीजी कूलर का इंतजाम किया गया, जिसमें क्या है ये चॉकलेट रखी जाएंगी, ठीक है। कहते हैं सीखने को क्या मिला इससे, आपको क्या लेसन सीखा आपने इस पूरी की पूरी सिचुएशन से। कहते हैं रिस्पेक्ट करिए कंप्लेंट्स की, कोई आपकी कंप्लेंट्स कर रहा है उसको खाने को मत पड़ जाओ, बस देखो एक्चुअल में, देखिए हमारे को भी कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है, कि सर ये थोड़ा सा इशू है, इसमें ये प्रॉब्लम है, हम जेन्युइनिटी देखते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है, ठीक है जी, क्या उनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है या इनजेन्युइन है, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम जरूर करते हैं, देखते हैं, ठीक है जी, कि क्या वाकई ये जो मान लीजिए कोई किसी वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ रही, मान लीजिए कोई वीडियो किसी बच्चे की चल नहीं रही, डाउनलोड नहीं हो रही, ठीक है, क्वालिटी इशू है, या फिर क्या है उन किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट कोई समझ नहीं आया, वो कहता है सर ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सभी को अपना कि एक आधे बच्चे कोई प्रॉब्लम आई है कि वाकई मेजोरिटी को वो इशू है ये, तो वो कहते हैं रिस्पेक्ट करिए कंप्लेंट्स की, और टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट दैट चॉकलेट हैड वर्म्स, उन्होंने नोट किया कि वाकई चॉकलेट में क्या है, कीड़े हैं। अडॉप्टिंग टू चेंज द पैकेजिंग इन ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम, उन्होंने कहते हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में क्या किया, पैकेजिंग चेंज कर दिया सिस्टम उनका। मैनेजिंग द क्राइसिस एट द कंपनी प्रॉपरली एंड कीप एम्प्लॉय मोरल हाई, कहते हैं क्राइसिस को, जो बुरी सिचुएशन है उसको हैंडल करिए, मैनेज करिए, और एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो हाई करके रखिए, उनके मोटिवेट करिए उन्हें कि नहीं आप चिंता मत करिए, ये इशू है वो कुछ टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप अच्छे से और क्वालिटी इसको इम्प्रूव करिए, उसके ऊपर अच्छे से काम करिए। इन्फ्लुएंस द मार्केट विद ग्रेट कमबैक एंड कैंपेनिंग, एड कैंपेनिंग, उन्होंने फिर कहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से एक्सीलेंट वे में कमबैक किया और एड कैंपेन चलाई अपनी, ठीक है, प्रोडक्ट को वापस अच्छे तरीके से सेल बूस्ट करने के लिए, ठीक है जी। चलिए बच्चों, ये हमारा कैडबरी का केस स्टडी था एक, ठीक है जी, ये पेपर में आ सकता है हमारे को। बिजनेस फंक्शंस एज ए पार्ट ऑफ द ब्रॉडर इन्वायरमेंट, कहते हैं बिजनेस फंक्शन क्या है, एज ए पार्ट ऑफ द ब्रॉडर इन्वायरमेंट है जी, ठीक है जी। अब क्या है, कहते हैं इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन
फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिलेटेड रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बिल्कुल जी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, हम लोग बिजनेस एंटिटी क्या करती है, इन्वायरमेंट से इनपुट्स लेती है, पैसा लेती है, रॉ मटेरियल लेती है, लेबर लेती है, इक्विपमेंट्स लेती है, मशीनरी लेती है, ठीक है ना, और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके सोसाइटी को ही आउटपुट देती है। ठीक है जी, तो इनपुट्स लेती है, ठीक है जी, इन्वायरमेंट से। बिजनेस कन्वर्ट करता है इन रिसोर्सेज को प्रोसेसिंग करके, किस में, आउटपुट में, मतलब प्रोडक्ट में और सर्विस में। सिंपल है जी। कहते हैं लेटर आर पार्टली एक्सचेंज विद द एक्सटर्नल क्लाइंट ग्रुप इज कस्टमर, और बाद में हम क्या करते हैं, कस्टमर को उसको दे देते हैं, शेयर कर देते हैं। एक्सचेंज प्रोसेसेस ब्रिंग इन सम सरप्लस, जब हमने क्या किया, रॉ इनपुट्स लिए सोसाइटी से, रॉ मटेरियल परचेज किया, लेबर हायर करी, उनको पैसे दिए, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे, उसका खर्चा किया, और कुछ और मशीनरी वगैरह उसके खर्चे किए, ठीक है, और प्रोडक्ट बना के, सर्विस बना के सोसाइटी को, कस्टमर को बेच दी। उससे कहते क्या हुआ, हमने कुछ प्रॉफिट अर्न किया। अब ये जो प्रॉफिट अर्न किया, रेपुटेशन अर्न करी हमने, गुड पब्लिक इमेज बनाई, और कम मार्केट में एक नाम बनाया, विच वुड बी स्टोर्ड एंड यूज फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब वो जो प्रॉफिट कमाया हम लोग, गुडविल कमाई हमने, हम लोग क्या है उसको कुछ अपने स्टेक होल्डर्स को दे देते हैं, कुछ क्या है स्टोर कर देते हैं फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। अब हम लोग कुछ कमाते हैं पैसा, कुछ खर्च कर देते हैं, कुछ सेविंग कर लेते हैं कि भाई इसको दोबारा री इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ठीक है जी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज डिफरेंट इनपुट्स, बिल्कुल ठीक है जी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनपुट्स यूज करेंगे। अडॉप्ट डिफरेंट प्रोसेसेस एंड प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको आउटपुट दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है जी। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, वो वुड जो है, ठीक है, अपना प्लाईवुड है, ठीक है, सनमाइका वगैरह इनपुट्स लेकर आपको क्या है फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा है, उसका डिफरेंट आउटपुट्स है। तो वो डिफरेंट इनपुट्स लेके डिफरेंट आउटपुट हम लोग देते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या करता है, लोगों को लिटरेट करता है। हॉस्पिटल क्या करता है, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज देता है जी। ठीक है जी। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर द इनपुट रिक्वायर्ड बाय देम एंड फॉर डिस्पोजिंग देयर आउटपुट इन द म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर। कहते हैं इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी दैट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड कॉल फॉर एक्टिव इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कुल मिला के वो कहना यही सिर्फ और सिर्फ चाहते थे पूरे के पूरे क्वेश्चन में, कि जो कहते हैं इनपुट और आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी है, ये कहते हैं लगातार प्रोसेस है। हम लोग क्या है एनवायरनमेंट से इनपुट लेते रहते हैं, एनवायरनमेंट को आउटपुट देते रहते हैं। ठीक है जी। और कॉल करते हैं फॉर एन एक्टिव इंटरेक्शन, कॉल्स फॉर एन एक्टिव इंटरेक्शन करते रहते हैं विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, सिंपल है जी। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। कहते हैं क्या फ्रेमवर्क है, क्या ढांचा है, ठीक है जी, टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, उसको मेजर करने का क्या फ्रेमवर्क है, किस तरीके से आप क्या है एनवायरमेंटल के इन्फ्लुएंसेस को मेजर कर सकते हो। समझ रहे हो ना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर एनवायरमेंटल के क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, उसका हमने फ्रेमवर्क देखना है। कहते हैं इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट इग्नोर इट। कहते हैं माना कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है, पर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, पर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
कहते हैं हमें क्या करना होगा, कोशिश करनी होगी कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने की। ठीक है जी, दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द की इश्यूज। कहते हैं जब हम एक फ्रेमवर्क बना लेंगे, उससे क्या होगा, हमें मदद मिलेगी, हमें की इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, फाइंड वेज ऑफ कोपिंग विद कम्प्लेक्सिटी एंड ऑल्सो असिस्ट इन चैलेंजिंग द मैनेजरियल थिंकिंग। कहते हैं जब हम फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इससे हमें क्या मदद मिलेगी, नंबर 1, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे की इशू, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं, एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं वो हमें पता लग जाएंगे। नंबर 2, हम क्या है, कॉप अप कर लेंगे कि कम्प्लेक्सिटी मतलब किस हद तक डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, और चैलेंज क्या है, मैनेजमेंट के लिए कितना का चैलेंज है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए कितना चैलेंजिंग टास्क है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है जी, तो चलिए पहला है, कहते हैं फर्स्टली इट इज़ यूजफुल टू टेक एन इनिशियल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ हाउ अनसर्टेन इट इज़। कहते हैं सबसे पहले हमें क्या है, एक इनिशियल व्यू लेना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के नेचर का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग व्यू लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के नेचर का, ठीक है, एनवायरनमेंट के नेचर का, कि वो कितना अनसर्टेन है। ठीक है ना, अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, खासकर रेडीमेड गारमेंट में अनसर्टेनिटी होती है काफ़ी, फैशन चेंज होता रहता है। ठीक है ना, खास करके लेडीज़ के केस, गर्ल्स के केस में बहुत फैशन चेंज होता है। ठीक है ना, तो कहते हैं हमें देखना होगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर में कितना अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा है। और जैसे सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी है टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में। आपको पता है कितनी ज़्यादा स्पीडी वे में टेक्नोलॉजी जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं पहले हमें क्या है, एक इनिशियल व्यू लेना है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर का। ठीक है जी, नेचर का, कि वो कितना का चेंज होता है, कितनी की उसमें अनसर्टेनिटी है। इज इट रिलेटिवली स्टैटिक और डज इट इज शो साइन ऑफ चेंज, एंड इन व्हाट वेज इज इट सिंपल और कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, दिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट फोकस द रेस्ट ऑफ द एनालिसिस इज टू टेक, कि भाई कितना का डिफ़िकल्ट है, कितना को उसे अपना एनालाइज करना मुश्किल है। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक इनिशियल व्यू, एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारी अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी कितनी है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी, सेकेंडली अब हमें दूसरे नंबर पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑडिट करना है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का। ठीक है जी, हेयर द एम, यहाँ पर उद्देश्य क्या है, विच ऑफ मैनी डिफरेंट एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस आर लाइकली टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। इट इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंस फैक्टर एंड रिलेट सच इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए, कहते हैं बहुत सारे हो सकता है फैक्टर जो है हमारे बिजनेस एंटिटी को इन्फ्लुएंस करते हों, हो सकता है बहुत सारे फैक्टर हमारे बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हों, पर कहते हैं कौन से हमारे बिजनेस के रिलेटेड हैं, मतलब कौन से ज़्यादा रेलिवेंट हैं, ये ऑडिट करने के बाद पता लगेगा कि कौन से ज़्यादा रेलिवेंट है, कौन से किस लेवल पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, हमारी सेल के ऊपर, ठीक है, हमारी ग्रोथ के ऊपर, हमारे फ्यूचर सक्सेस के ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है ना, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है ना, ये ऑडिटिंग करके पता लगेगा। तीसरे नंबर पे पहले हमने एक इनिशियल व्यू ले लिया, फिर हमने ऑडिट करवा लिया, फिर हम क्या करेंगे, कहते हैं द फाइनल स्टेप इज टू फोकस मोर टुवर्ड्स explicit consideration of the immediate environment of the organization. For example, competitive arena in the which the organization operates. कहते हैं there should be an attempt to understand why the forces are strategic significance. It is also required to analyze organization competitive position, कि हमारी competitive position क्या है, ये जानना भी जरूरी है, and that is how it stands in relation to those organization, कि हम लोग अपने कंपटीटर के कंपैरेटिवली कहाँ खड़े होते हैं, ये भी कहते हैं जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये हमारा
फ्रेमवर्क था अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को। ठीक है जी, एक रियलिटी बाइट है कि भाई आपको क्या क्या इशू देखने हैं। कहते हैं मान लीजिए यू हैव रिसेंटली ज्वाइन द कोका कोला कंपनी एज ए मैनेजर। ठीक है जी, अब ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, पहली असाइनमेंट है, एक माइंड कैप तैयार करना है कि लिस्ट आउट ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्रांड ऑफ कोका कोला, कि जो कोका कोला का ब्रांड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, एक माइंड कैप तैयार किया गया। अब क्या क्या होगा, अब देखिए पहले तो टेस्ट भी होगा जी। ठीक है जी, नेचुरल ड्रिंक्स है। ठीक है जी, और सीजनेबिलिटी आप देखोगे, सीजनेबिलिटी को देखते हुए भी तो अपना प्रोडक्ट के बारे में एक माइंड कैप तैयार किया जाएगा। ठीक है जी, पैकेजिंग के बारे में भी, हेल्थ इशू भी देखे जाएंगे, रिलीजियस इशू भी देखे जाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, स्कीम्स, अलग अलग स्कीम्स में कई बार क्या होता है कि अपना गिफ्ट चला देते हैं कि हाँ भाई अपना 2 लीटर की पेप्सी के साथ, ठीक है, ये चीज़ आपको फ्री मिलेगी। ठीक है ना, इसके साथ इतना डिस्काउंट मिलेगा जी आपको। 500 ml में, 500 ml की पेप्सी में क्या मिलेगा जी, कोक में 600 ml अपना कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे कहते हैं इशू कंसर्न किए जाएंगे। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं वाई इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब हम इन्वायरमेंट का एनालिसिस कहते हैं क्यों करते हैं, चलिए वैसे तो आपको पता ही है किस लिए करते हैं हम। कहते हैं वाई द कंपनी डज नॉट रिएक्ट व्हेन द कंपनी डज नॉट रिएक्ट टू द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रेटजी द रिजल्टिंग डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। बिल्कुल जी, अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं, इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, उससे क्या होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो जाएगी। मार्केट में हमारा जो शेयर है, मार्केट में परफॉर्मेंस है वो हमारी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी। ठीक है जी, यूटिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। कहते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रेटजिस्ट गेट टाइम टू एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्लान टू टेक ऑप्शनल रिस्पॉन्सेज टू दीज अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं इट ऑल्सो हेल्प स्ट्रेटजिस्ट टू डेवलप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट थ्रेट्स और टू डेवलप स्ट्रेटजी विच कैन टर्न ए थ्रेट टू द फर्म्स एडवांटेज। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। कर क्या रहे हैं हम, यूटिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। कहते हैं उपयोगिता क्या है इन्वायरमेंटल एनालिसिस की। कहते हैं देखिए, जब हम फ्रॉम इन्वायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रेटजिस्ट गेट टाइम टू एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और वो प्लान करते हैं टू टेक ऑप्शनल रिस्पॉन्सेज टू दीज अपॉर्चुनिटीज। वो बताते हैं कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं इन्वायरमेंट को, अपना अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है जी, ये आपके पास मौके हैं कि आप इन मौक़ों में आप क्या है, कई बार होता है ना कि आप लोग, अब देखिए जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि 4 पेपर हैं हमारे पास, अगर एक पेपर आपका एवरेज निकल गया तो आपके पास 3 रिस्पॉन्स और 3 ऑप्शंस और हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला पेपर है आपका इतना अच्छा नहीं हुआ। अब कई बच्चे क्या होते हैं, पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ, वहीं पर ही हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तो वो हिम्मत हारने की सिचुएशन नहीं होती, वो होता है कि अवेयर होने की, और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत होती है कि भाई अब मुझे बाकी 3 पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं, एग्रीगेट। मान लीजिए पहले पेपर में 40, आप कहते हो कि मेरे को 40 तो आ ही जाएंगे, आप ये सोचते हो। ठीक है, अब अपना माइंड सेट कर देते हो, हाँ यार 40 तो आ ही जाएंगे कम से कम। अब मुझे क्या करना है, बाकी जो 3 पेपर मेरे बचे हैं ना, उनमें मुझे क्या करना है, एग्रीगेट मुझे 160 नंबर्स चाहिए, 160 मार्क्स चाहिए मुझे ओवरऑल पास होने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले ही अपना माइंड सेट तैयार कर लिया कि मुझे ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। अब दूसरा आपका अच्छा हो गया पेपर, एवरेज हो गया, मान लीजिए 55 वाला हो गया, ठीक है, 50 वाला हो गया। अब आपको लगता है कि मुझे यार अगले 2 पेपर में 110 नंबर तो चाहिए ही चाहिए हर हालात में। ठीक है, तो मतलब क्या है, कितनी ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, तो क्या है, टेक ऑप्शनल रिस्पॉन्सेज टू दीज
अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं आप प्लान करिए एंड टू प्लान टू टेक ऑप्शनल रिस्पॉन्सेज टू दोज अपॉर्चुनिटीज। इट ऑल्सो हेल्प द स्ट्रेटेजिस्ट। कहते हैं ये स्ट्रेटेजिस्ट की मदद करती है कि भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने में, टू प्रिवेंट द थ्रेट्स और टू डेवलप द स्ट्रेटेजी विच कैन टर्न ए थ्रेट टू द फर्म्स एडवांटेज। ठीक है ना, ये अर्ली स्टेज वार्निंग है कि भाई आपके पास मौका है कि जो आपका डर है आप उसको, थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे हाँ मैं आपको अर्ली स्टेज वार्निंग दे रहा हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी सुधर जाओ, ठीक है, अभी आप अच्छे से पढ़ोगे तो पूरी उम्मीद है कि पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। ठीक है ना। और ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है बीकॉम तक, जो +2 में भी, वो लास्ट कुछ दिन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तो भाई भगवान ही मालिक होता है, तुक्का ही लगता है, कोई कोई पास होता है। ठीक है ना, उस केस में श्योरिटी नहीं होती। इट इज़ क्लियर दैट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ असेसिंग द फ्यूचर नॉट ऑल फ्यूचर इवेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड। बिल्कुल जी, हम लोग कोई बाबे थोड़ी ना है, गुरु थोड़ी ना है कि हम लोग सारे जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। टू द एक्सटेंट दैट सम और मोर आर एंटिसिपेटेड बाय द एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, मैनेजरियल डिसीजन लाइकली टू बी बेटर। कहते हैं कुछ हद तक, टू द एक्सटेंट दैट सम और मोस्ट आर एंटिसिपेटेड बाय दिस एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, managerial decisions are likely to be better. The managers can concentrate on these few instead of having the deal with the all environmental influences. ठीक है जी, मैनेजर क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कुछ के ऊपर, rather than सभी के ऊपर फोकस करने की बजाय वो कुछ पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अब बस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग शुरू होते जाएंगे आगे, बहुत ही बिल्कुल जो आपको आसानी से समझ आते जाएंगे। पर्पस क्या है एनवायरमेंटल एनालिसिस? हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस किस पर्पस से, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? पहला कहते हैं हमारा पहला उद्देश्य क्या है, प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। कहते हैं हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि करंट और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है जी, इन्वायरमेंट में अभी और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। अब हमें एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट भी पता होना चाहिए ना, हम अभी कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, दोनों पता होना चाहिए ना। At the same time, one must have a long-term perspective about the future too. ठीक है ना, कि हमें क्या है, सेम उसी समय हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में भी जरूर सोचना पड़ेगा। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट की, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और फ्यूचर की जो चेंजेस, करंट सिचुएशन क्या है और क्या चेंजेस हो सकती हैं, प्रोस्पेक्टिव चेंजेस क्या हो सकती हैं, वो भी हम जानना चाहते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है जी। दूसरा उद्देश्य क्या है, कहते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, जब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग लेगी, पॉलिसी बनाएगी, स्ट्रेटेजी बनाएगी, उसके लिए उसे एक इनपुट मिल जाएगा, उसे एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये हमें इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें अपनी जो कंपनी की पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, उसमें ये बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि जियो का जो कॉन्सेप्ट था, जियो इन्फोकॉम ने जो कॉन्सेप्ट जियो का अपना मुकेश अंबानी जी ने लाए जो, वो आज से 2000 आपके कब आया, 2016 में आया। उन्होंने 2010-11 से ही वायरिंग का काम शुरू कर दिया था। मतलब
5-6 साल पहले ही वायरिंग का काम शुरू कर दिया था 4G के ऊपर। ठीक है जी, तो मतलब क्या, उन्होंने पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी कि फ्यूचर में ये चेंजेस, धीरे धीरे हमारा जो देश है यूथ ओरिएंटेड बनता जा रहा है। यूथ बहुत बड़ी परसेंटेज जो है, बहुत बड़ी आबादी जो है वो यूथ है हमारी। ठीक है जी, यंग लोगों की है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी लवर्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, उन्होंने 6 साल पहले मुकेश अंबानी ने ये प्रोडिक्शन किया होगा, तो वही बात सच भी हुई। इतनी तेज़ी से चेंजेस लेकर आए वो पूरे हिंदुस्तान में, इतनी तेज़ी से आया कि एक एक बंदे के पास आज की डेट में इंटरनेट 4G चलाते हैं। बहुत ही, कहाँ आपको याद होगा 1 GB का, जो एक महीने का 28 डेज का जो प्लान होता था 200 रुपये का होता था। और 3G का बोल रहा हूँ, 4G का तो 300, 350, 400। उन्होंने सीधा ही जब लेकर आए 2016 में, तो सीधा ही कितने पे था। और तीसरा है, environmental analysis should facilitate and foster the strategic thinking in organizations, typically a rich source of ideas and understanding the context within which a firms operate. कहते it should challenge the current wisdom by the bringing the fresh viewpoint of view into the organization. अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कहते पहले नंबर पे क्या था, पहला पर्पस हमारा क्या था, इन्वायरमेंटल एनालिसिस का पहला पर्पस क्या था, हम क्या करना चाहते हैं, करंट और फ्यूचर दोनों के बारे में एक इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। ठीक है जी, कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, क्या उसके ऊपर फ्यूचर में भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। दूसरा कहते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इनपुट्स, जैसे मैंने मुकेश अंबानी की अपना जियो की एग्जांपल ली कि भाई उन्होंने इनपुट्स ये लिए कि भाई उनको एक्सपेक्टेशन था कि फ्यूचर में ये जो हमारी इनपुट क्या है, यूथ की जो रेशियो है ओवरऑल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और धीरे धीरे इनकी जो डिमांड है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने, बाकी कंपनियां जो है सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करती रही, डिफरेंट प्लान्स के ऊपर फोकस करती रही, रेट के ऊपर। तुम 200 दे 300 रुपये दे रहे हो तो हम 249 पे दे देंगे जी, हम 275 पे दे देंगे, 50 रुपये का कूपन दे देंगे। वो गेम खेलते रहते थे, लोगों को देखा जाए तो लूट ही रहे थे। एक्चुअल में देखिए हुआ क्या, इतना छीनने के बावजूद भी, इतना लूटने के बावजूद भी वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी, अब खुद सोचिए, कहाँ हमें 1 GB जो इंटरनेट एक महीने के लिए सिर्फ कितने रुपए का मिलता था, सॉरी कितने रुपए का मिलता था, 300 रुपये के, 300 के अराउंड, 250 के अराउंड। अब वही 250 में हमारा पूरा महीना निकल जाता है, 250 भी नहीं, 150 में। ठीक है ना, 450, 500 में तो 3 महीने का 84 डेज का प्लान आता है। आपको सोचिए 1.5 GB वाला भी करवा लो तो महंगे से महंगा प्लान 200 रुपये महीना नहीं पड़ता, 1.5 GB डेली का, वो भी 4G। एक्चुअल में स्पीड भी अच्छी है, उस समय स्पीड भी कुछ नहीं होती थी। वही कंपनी है ना, एक्चुअल में उन लोगों ने लूट रखा था। ठीक है ना, एक्चुअल में टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज को सिर्फ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं, जो सबसे ज़्यादा उनकी हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं, जो क्या है, पहले उनके लिमिटेड से 2-5 करोड़ कस्टमर होते थे एक कंपनी के। उन्होंने, अब जियो ने क्या किया, टारगेट लिया 50 से 60 करोड़ यूजर्स का। तो पर कंज्यूमर जो कॉस्ट उनकी बहुत ही लो हो गई, जिससे क्या है, उन्होंने सारा एडवांटेज किसको दिया, कस्टमर को दिया। ठीक है ना, और जो वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये लोगों ने धंधा पकड़ रखा था, इन लोगों की मंजी ठुकनी बनती भी थी। ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों ने सोचा हुआ था कि कोई आएगा ही नहीं कंपटीटर, सरकार हमारे साथ है। ठीक है, अब सरकार चेंज होगी, उनके साथ चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ, बनी बनाई कितने सालों की जो एयरटेल जैसी कंपनी है, मिट्टी कर दी। ठीक है ना, तो तीसरा
पर्पस क्या था इन्वायरमेंटल एनालिसिस का? कहते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या करता है, फैसिलिटेट करता है और फोस्टर करता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में मदद करता है, ठीक है जी। टिपिकली रिच सोर्स ऑफ आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट विद इन विच द फर्म ऑपरेट्स। उन्हें एक आइडिया, नए नए आइडियाज मिल जाते हैं कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें एंगेज होना है अपनी नई एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना। ये हमारा पर्पसेस थे एनवायरमेंटल एनालिसिस के, ठीक है जी। अब आते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार पॉइंट पे, ठीक है, टॉपिक पे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैन क्या होता है? इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में क्या किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक प्रॉपर प्रोसेस किया जाता है। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। कहते हैं इन्वायरमेंट मस्ट बी स्कैन्ड so as to determine development and forecast of the factors that will influence the organization success। क्या कहते हैं? कहते हैं इन्वायरमेंट मस्ट बी स्कैन्ड। कहते हैं जो इन्वायरमेंट है स्कैन होना चाहिए, किस लिए? डिटरमाइन करने के लिए डेवलपमेंट एंड फोरकास्ट ऑफ द फैक्टर्स। डेवलपमेंट एंड फोरकास्ट कि क्या फ्यूचर में हो सकता है और किस तरीके से जो हो सकता है वो किस तरीके से फर्म की सक्सेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट की स्कैनिंग हम किस लिए करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें फ्यूचर में हैपन हो सकती हैं और किस तरीके से वो प्रभावित करेंगी हमारे बिजनेस की सक्सेस को। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, एक प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, मॉनिटर करती हैं, एक टकटकी लगाई रखती हैं, मॉनिटरिंग का प्रोसेस करती हैं रेलिवेंट इन्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, कि भाई हमारे लिए इन्वायरमेंट में, करंट और फ्यूचर इन्वायरमेंट में क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं, एंड क्या हमारे बिजनेस एंटिटी को थ्रेट्स हो सकते हैं बिजनेस एंटिटी को हमारे, और उसके लिए हम लोग क्या है स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाए, ठीक है जी। एनवायरमेंटल स्कैनिंग हम लोग किस लिए करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई क्या हमें फ्यूचर में रिस्क हो सकते हैं, हमारी बिजनेस एंटिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या एनवायरमेंट से रिस्क हो सकते हैं, क्या हमारे को एनवायरमेंट से अपॉर्चुनिटी निकल सकती हैं, ठीक है ना। एक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो क्या करता है, जो एक इंटेंशन भी रखता है पैसा कमाने की, मान लीजिए उसकी जॉब चली गई, तो वो क्या है कॉन्टिन्यूसली स्कैन करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली अपडेट रहता है, ठीक है, कि वो किस तरीके से दोबारा और अच्छी जॉब वो पा सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक जॉब उसकी चली गई तो वो घर बैठ गया कि नहीं मेरी जॉब तो चली गई है, ठीक है, वो सिर सुट के बैठ गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब क्या है, हम लोग क्या कहते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग में हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ें, जो फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरीके से वो थ्रेट्स पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से हम उनसे अपॉर्चुनिटी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है जी, और उसमें डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस। कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, प्रोसेस है इंफॉर्मेशन गैदर करने का। पहले बिल्कुल जी, पहले हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ठीक है जी, कंपनी की इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं फोरकास्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में बिल्कुल बड़े ही आसान शब्दों में अगर बताएं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, नंबर एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं हम एनालिसिस, नंबर एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर उसके दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, तीसरे नंबर पे क्या करते हैं फोरकास्ट करते हैं कि क्या क्या इस इंफॉर्मेशन के, इस जो हमने बताया है इसके क्या क्या
इन्फ्लुएंस, क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, कि क्या क्या आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है इससे इन्वायरमेंटल चेंजेस के, ठीक है जी। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या करती है, मैनेजर्स की मदद करती है कि फ्यूचर पाथ सेट करने में, एक फ्यूचर पाथ बनाने के लिए कि भाई हमें गोल सेट करने के लिए हमें एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ इसको देखकर हम क्या है एक अपना बिजनेस एंटिटी का गोल सेट कर सकते हैं। कहते स्कैनिंग मस्ट आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। बिल्कुल जी, शुरू से करते आ रहे हैं, पहले दिन से करते आ रहे हैं, यही कुछ देख रहे हैं। वाइल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड मिनिमाइज द थ्रेट्स। बिल्कुल जी, हाँ एक में हम यही बार बार पढ़ रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा और थ्रेट्स को क्या करेगा, मिनिमम करेगा। थ्रेट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, अब हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट है, दूसरे के लिए क्या हुआ, वो क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी बन गई। अब कई लोग क्या होते हैं थ्रेट में, ठीक है, बुरे वक्त में क्या होता है हार के बैठ जाते हैं। एक होता है कि उसमें ही कुछ ढूंढ लेते हैं कि भाई इसमें ही कुछ अपॉर्चुनिटी निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल पहले हम लोग क्या है पंजाब लेवल पर KCC ट्यूटोरियल हम पंजाब लेवल पर काम करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे देखा कि जो एक्चुअल में जो फेस टू फेस क्लासेस का जो ट्रेंड है वो बहुत कम होता जा रहा है, धीरे धीरे इन फ्यूचर में वो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है, एक लेवल पर बंद होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बेनिफिशियल है पूरी, ठीक है, एक बड़े लेवल तक, ठीक है। फिर उसको हमने क्या किया, फेस टू फेस के साथ मेजर, फेस टू फेस एक लिमिटेड लेवल पर कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस एक बड़े लेवल पर हमने शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ हमारा बिजनेस जो और ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से लोकल प्लस नेशनल लेवल पर चलने लगा। हम CA CS CMA की क्लासेस जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया पे, आपको पता है पंजाब में तो हमारा बहुत छोटा सा स्टेट है, ठीक है, बहुत ही कम बच्चा रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, हम पूरे इंडिया लेवल पर काम करने लग गए। हमने क्या किया, थ्रेट को अपॉर्चुनिटीज में, वही अब कई ऑर्गेनाइजेशन थी उसको लेकर बैठी रही, ठीक है, तो उनके लिए वो थ्रेट हो गया, हमने उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। द फैक्टर्स विच नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर द एनवायरमेंटल स्कैनिंग आर इवेंट। अब कहते हैं जो फैक्टर हमें कंसीडर करने की जरूरत है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए वो क्या है, नंबर 1 इवेंट्स, नंबर 2 ट्रेंड्स, नंबर 3 इश्यूज, नंबर 4 एक्सपेक्टेशंस, ठीक है जी। बड़े ही आसान शब्दों में समझा देता हूँ, इवेंट्स क्या होती हैं, घटनाएं, घटनाएं। अब मैं आपको दोबारा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहते हैं फैक्टर्स विच नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए डिस्कस करने की जरूरत है, ठीक है जी। कौन कौन से थे, इवेंट है, ट्रेंड्स हैं, इश्यूज हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है जी। सबसे पहले इवेंट्स, इवेंट्स क्या होती हैं, घटनाएं। घटनाएं क्या होती हैं, जो हैपनिंग होती हैं, जो क्या है जिनका होना या ना होना फ्यूचर में डिपेंड करता है, अनसर्टेन है, बिल्कुल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इट मे और मे नॉट बी हैपेंड। कहते हैं इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक अकरेंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट environmental sectors. Events are certain happening in the internal or external organization environment which can be observed and tracked. कहते हैं इवेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिक अकरेंस है टेकिंग प्लेस इन द डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर। कहते हैं इवेंट्स आर सर्टेन हैपनिंग इन द इंटरनल, कहते हैं हो सकता है सर्टेन हैपनिंग इन द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, ठीक है। इवेंट्स इंटरनल है, इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी हो सकते हैं, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, जो क्या है ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और ट्रैक भी किए जा सकते हैं। दूसरा ट्रेंड्स, ट्रेंड्स क्या होता है, रुझान। जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, ठीक है, मार्केट में। अब जैसे टेक्सटाइल हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, रेडीमेड इंडस्ट्री की बात कर, रेडीमेड गारमेंट की बात कर रहे थे,
कि हर समय समय पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं कपड़ों के, ठीक है ना। ट्रेंड्स आर द जनरल टेंडेंसी और कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब रुचि, लोगों का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर अपना कमोडिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रेफरेंस के लिए, ठीक है। ट्रेंड्स आर द जनरल टेंडेंसी और कोर्स ऑफ एक्शन अलॉन्ग विद द इवेंट्स विच टेक प्लेस। Trends are the grouping of similar or related events that tend to move in a given direction. Increase or decrease in the strength of frequency observation usually suggest a pattern of changes in the particular area. वो एक देखा जाए तो ट्रेंड जो है ना वो दिखाता है कि ये जो रुचि है, इंटरेस्ट है ना लोगों का, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ट्रेंड क्या होता है? एक रुझान दिखाता है ना। अब देखिए, एक इलेक्शन होते हैं किसी भी स्टेट के, पॉलिटिक्स के, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो, आपको पता होगा रुझान के बारे में, ठीक है जी। एग्जिट पोल, प्री पोल होता है, प्री पोल सर्वे होता है, एग्जिट पोल सर्वे होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? रुझान होते हैं, ट्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए पंजाब में इलेक्शन है, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए 2 करोड़ की आबादी है, गिनती के 10,000 लोगों से या 5,000 लोगों का सैंपल लिया जाता है, ठीक है जी। मान लीजिए जैसे पंजाब में अपना 111, मेरे ख्याल 110 या 120 के अराउंड अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है। इस टाइम मुझे थोड़ी सी भूल रही हैं। तो अब सभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ 10 या 20 लोगों से क्या किए जाते हैं, या 50 लोगों से मान लीजिए उन्होंने पूछा कि हाँ भाई आपने किस पार्टी को वोट किया, ठीक है, किसके लिए वोट किया। तो वो क्या करते हैं, उसको ट्रेंड में ले लेते हैं, ठीक है, कि इतने परसेंट लोगों ने ये जवाब दिया, इतने परसेंट लोगों ने ये जवाब दिया, ठीक है। वो चीज़ दर्शा जाती है कि लोगों में इंटरेस्ट, वो सारे 2 करोड़ के 2 करोड़ जनता लोगों से तो पूछ नहीं सकते, इतना पॉसिबल भी नहीं है इतने थोड़े समय में। तो वो क्या है, एक ट्रेंड दर्शा जाता है कि एक्चुअल में पंजाब में कौन सी पार्टी के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है वो ट्रेंड्स वो गलत भी हो सकता है वो सही भी हो, ठीक है जी। इश्यूज क्या है? करंट कंसर्न्स, करंट प्रॉब्लम्स, जो करंट हमारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इश्यूज भी, मतलब मैटर्स कह सकते हो, प्रॉब्लम्स नहीं, मैटर्स सही वर्ड रहेगा। करंट कंसर्न दैट अराइज इन द रिस्पॉन्स टू द इवेंट एंड ट्रेंड्स, कहते हैं जो कि अराइज होते हैं किससे? इवेंट और ट्रेंड से, ठीक है जी। पैदा होते हैं किससे? इवेंट से और ट्रेंड से। आइडेंटिफाइंग एन एमर्जिंग इशू इज मोर डिफिकल्ट, कहते हैं जो उभरता इशू है, मतलब जो एक नया इशू कोई खड़ा हो रहा है, नई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नया इशू आ रहा है, सामने आ रहा है, प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उसको कहते हैं आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। एमर्जिंग इशू स्टार्ट विद ए वैल्यू शिफ्ट और चेंज इन हाउ एन इशू इज व्यूड, ठीक है जी। कहते हैं आइडेंटिफाइंग एन emerging issue is more difficult. Emerging issues start with a value shift or change in how an issue is viewed, ठीक है जी। और लास्ट होता है, चौथा होता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है? उम्मीद, ठीक है जी। आर द डिमांड्स मेड बाय द इंटरेस्टेड ग्रुप इन द लाइट ऑफ देयर कंसर्न फॉर द इशूज, कहते हैं ये क्या है? डिमांड्स मेड बाय द इंटरेस्टेड ग्रुप्स, जो लोगों ने डिमांड करी है, कुछ कस्टमर ने, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी कस्टमर ने डिमांड करी है, इन द लाइट ऑफ कंसर्न फॉर इश्यूज, ठीक है ना। अब कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है किस वजह से? क्योंकि कुछ लोगों का ट्रेंड जो है, ट्रेंड दिखा रहा है कि ये चीज़ कंपनी को बनानी चाहिए, ये प्रोडक्ट कंपनी को नया इसमें चेंज करना चाहिए, ठीक है जी। ट्रेंड आ गया जी किसी इवेंट की। मान लीजिए, अब आपको लिंक करके बता देता हूँ, मान लीजिए कोई इवेंट की अकरेंस हुई, ठीक है। जैसे हमने कैडबरी सिचुएशन में पढ़ा, कैडबरी की सिचुएशन में हमने देखा कि लोगों ने अपना कुछ कंप्लेंट्स आई कि भाई जो कैडबरी की चॉकलेट है उसमें
कीड़े हैं। ठीक है जी, ये क्या था, एक इवेंट था। फिर उन्होंने सर्वे करवाया, मान लीजिए लट करिए, ठीक है, अपनी तरफ से हम इसको सिचुएशन को देखते हुए हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई कर देते हैं केस को। मान लीजिए उन्होंने क्या किया, पहले इवेंट की अकरेंस हुई, उन्होंने क्या किया, फिर सर्वे करवाया, ट्रेंड्स देखा गया, फिर ट्रेंड देखा गया कि कितने के परसेंट लोग ज़्यादा कहते हैं, वाकई मानते हैं कि प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वालिटी इशू है। फिर ट्रेंड्स को देखते हुए क्या किया गया, इशू को देखा गया कि एक्चुअल में इशू है या नहीं है। ठीक है जी, फिर उस हिसाब से क्या किया गया, डिमांड, जो इशू लोगों को देखा कि एक्चुअल में इशू वाकई है, अगर है तो उसकी डिमांड क्या है, अब उसको क्या करवाना चाहते हैं, वो करवाना चाहते हैं कि भाई प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सही नहीं, उसको इम्प्रूव करवाना चाहते हैं। जो भी कंसर्न है उसको क्या कराना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन, जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है अपनी, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जाएगा। ठीक है जी, इन द लाइट ऑफ कंसर्न फॉर द इश्यूज। ठीक है जी, ये हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के फैक्टर्स किस तरीके से हमें कंसीडर करने हैं वो हो गया। अब इसके बाद है कंपोनेंट्स। ठीक है जी, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।